जय हिंद। पिछले वीडियो के माध्यम से छैहर किताब की 8वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से इस कहानी से संबंधित आधे से अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको इस कहानी से संबंधित डायग्राम के माध्यम से कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं इस कहानी का मूल सार आपको हम बता दिए थे कि इस कहानी का मतलब क्या था और इस कहानी में कितने पात्र थे और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र थे जिनका नाम था हरखू। अगर पहले आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको यहाँ चीज़ें समझ नहीं आएगी। अगर आप इस कहानी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा। पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। मैंने आपको वहां बताया था कि इस कहानी में 3 पात्र हैं, जिसमें से प्रमुख पात्र के रूप में जो काम किए हैं उनका नाम है हरखू। हरखू का संबंध एक पहले अमीर परिवार हुआ करता था। हरखू का परिवार पहले बहुत अमीर परिवार हुआ करता था, लेकिन इनके पापा जी और इनके दादाजी के अंदर एक गलत आदत लग चुकी थी, शराब पीने की और मुर्गा मांस खाने की, जिसके कारण वे सारे लोग आलसी हो गए थे, जिंदगी ठाट बाट से जीते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि खर्चा बहुत सारा हो रहा था, लेकिन आमदनी अर्थात आय का कोई स्रोत नहीं बचा हुआ था, जिसके कारण हरखू का परिवार धीरे धीरे गरीब होता चला गया। और वही आदत अब हरखू को भी लग चुकी थी। ये भी मुर्गा मछली खाता था और शराब का सेवन करता था, और ये धीरे धीरे ये भी आलसी होता गया। जो भी जमीन जायदाद थी जिसमें ये पूरी तरह से और अच्छे ढंग से किसानी का काम नहीं करता था, क्योंकि ये तन से आलसी, मन से आलसी और इसके पास दिमाग की भी कमी थी, जिसके कारण ये भी उभर नहीं पाया और धीरे धीरे गरीबी रेखा की ओर बढ़ने लगा था। जब ये गरीबी रेखा की ओर बढ़ने लगा तो इसके मन में एक ऐसा खुरपाती आइडिया आया कि हम ऐसा काम करते हैं कि हमें समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगा और पैसों की कमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ों को सोच करके ये कहता है कि हम जब चोरी करेंगे, चोरी करने में कम समय भी लगता है, मेहनत भी कम लगता है, और थोड़ा सा 1-आधा घंटा चोरी करेंगे तो बहुत सारा पैसा भी मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होगी, पैसे की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसी चक्कर में ये चोरी करने के लिए जाता है और चोरी करने के दौरान इन्हें पकड़ लिया जाता है। रंगे हाथ तो चोरी करने के दौरान नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन ये बिजली का जब तार काटता है तो बिजली का तार जब छानबीन होती है, वो सरकारी बिजली का तार था, जब ये छानबीन होता है तो इसके घर में वे सारे बिजली का तार मिलता है, जिसके कारण इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 6 वर्ष की सज़ा भी होती है। जब 6 वर्ष की सज़ा होती है तो ये जेल चला जाता है, और जेल जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का ये अनुभव करता है कि जेल में वही लोगों का वर्चस्व है, वही लोगों का दबदबा है जिसके पास पैसे हैं। तो ये था हरखू की कहानी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हरखू का परिवार पहले गरीब नहीं था, लेकिन वे अपने आदत के कारण, अपने लक्षणों के कारण वे धीरे धीरे गरीबी रेखा की ओर बढ़ता चला गया। अब इस कहानी के जो दूसरे पात्र थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त किए थे कि जलालुद्दीन जो था वो एक डकैत था और उनके पास बहुत सारे पैसे थे। वो इतना डकैती करता था और बार बार जेल जाता था, जिसके कारण पुलिसों से भी जान पहचान हो चुकी थी, वकीलों से भी जान पहचान हो चुकी थी। जैसे अगर कोई भी अपराधी बार बार अगर जेल जाता हो तो उसको सभी पुलिस भी पहचान लेते हैं, सभी वकील भी पहचान लेते हैं कि वही व्यक्ति है। अब लगातार जेल आते जाते रहता था जलालुद्दीन, तो लगता था कि वो अपना घर ही जा रहा है, तो उसका रुतबा वहाँ भी रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका जेल आना जाना लगा रहता था। कभी वो 6 महीना में जाता था तो कभी 1 महीना में जाता था।
उनको सारे पुलिस भी पहचानने लगे थे और सारे वकील भी पहचानने लगे थे। लेकिन जो जलालुद्दीन है वो कोई सरकारी चीज़ों पर डकैती नहीं डालता था, वे उसी व्यक्ति को लूटता था जो गरीबों को लूटते थे। वो वही कहते थे कि हम वही व्यक्ति को लूटेंगे जो गरीबों को लूटते हैं। ये अपने भाषा में इसी चीज़ को कहते थे कि हम वही उसी को चूसेंगे जो गरीबों को चूसते हैं। ये गरीबों को मदद भी करते थे जलालुद्दीन। अब यहाँ से आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम दूसरा पात्र के बारे में यहाँ से चीज़ों को देखेंगे, फिर इसी में आप देखेंगे तीसरे पात्र के रूप में जो इस कहानी में है उसके बारे में। अभी हम लोग जलालुद्दीन के बारे में देखते हैं। गरीब दुखा के नाय सतवे हलक। अब ये कहता है कि जलालुद्दीन जो था वो गरीब लोगों को नहीं सताता था, बल्कि ज़रूरत पड़ने गरीब दुआ के मदद करत। अब ये जब गरीबों को कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो जलालुद्दीन गरीबों का मदद भी करता था। गाँवे घरे शहरे बाजारे वकर बेस इज्जत सम्मान रहे। अब जलालुद्दीन के पास अच्छी खासी पैसा था, बार बार डकैती करता था। डकैती के कार्यों में वो अच्छा उनके पास अनुभव था, तो पैसे भी बहुत थे। और जिनके पास पैसे होते हैं वो पुलिस भी बिक जाती है, आजकल की प्रशासन भी बिक जाती है। तो पुलिस भी इनको पहचानने लगे थे, इज्जत करते थे, साथ में बैठते थे। पुलिसो अफसर संग ओकर उठन बैठन रहे, जवान रहे, चेहरा में ना कोनो सिकन रहे, ना कोनो डर भय कर चिन्हा। अब ये कहता है कौन? ये कहता है हरखू जेल में ही बैठा है। और जलालुद्दीन तो बार बार जेल आता जाता है क्योंकि एक डकैत है। तो ये हरखू ऐसा देखता है कि जलालुद्दीन का जो पुलिसों के साथ संबंध है वो अच्छा है, उन्हीं के साथ बैठते हैं, उठते हैं। और ये डकैती करने के बाद भी इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, खुला सांड के जैसा घूम रहा है। ये कौन अनुभव करता है? बैठते बैठते हरखू अनुभव करता है। और हरखू जलालुद्दीन का रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देखी के भोचक रहे। और वे हरखू सोचता है जलालुद्दीन का ये रुतबा देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाता है। यही कहता है भोचक रहे, मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये तो है डकैत, लेकिन इसका इतना इज्जत और सम्मान क्यों है। वो सोचे हेल आपन में हीन भाव समय लागलन, ओकर हिंदा में आपन के छोट और नाचीज बुझे लागल। और वे अपने आप को कोसने लगता है हरखू कि हम भी चोरी किए, ये भी डकैती किया, लेकिन इसका कितना सम्मान है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। वे अपने आप को कोसने लगता है। हरखू आरो देखल जेहल भीतरे। हरखू और लोगों को देखता है कि जेल के भीतर आता है। बैंक लूट 4-5 गो छोकरा धराइल रहल। और वे देखता है कि हम तो छोटा सा चोरी किए हैं, सरकारी बिजली तार ही तो काटे थे और किसी का घर ही तो घुस गए थे, जिसके कारण हमें 6 वर्ष की सजा हो गई। कोई तो यहाँ सरकारी चीज़ों पे भी हस्तक्षेप किया है, सरकारी चीज़ों को भी लूटा है, फिर भी उन लोग जेल में है। 18 से 22-25 बछरे के भीतरे जवान सुंदर जेहल ढुकल रहल, तकर चेहरा मलिन तो रहे। अब ये कहता है कि जो बैंक लूट करके जो लड़का गया था वो लड़का था 4-5 लड़का था। और उनके जो उनकी उम्र थी वो 18 से 22-25 वर्ष की सभी की उम्र थी। उन लोग सब जवान थे जो जेल में थे। तखन चेहरा मलिन तो रहन, मगुर लजाइल तरी नाय जैसे ओखिन कोनो बड़का गुना नेखत कर लें। अब ये कहता है कि कोई बैंक लूट करके गए थे, 4-5 लड़के, जवान लड़के थे, जिनकी उम्र 20-22-25 वर्ष की रही होगी। वे जिस समय जेल गए तो उनका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ जरूर था, लेकिन उसका रुतबा ऐसा उन लोगों का भी था जैसे उन लोग कोई बड़ा काम किए ही नहीं हैं, बड़ा अपराध किए ही नहीं हैं। जेहल कर हजाइत में 10-15 दिन की महीना दिन रहतला ओखिन ठिन भेंट करे आवतलिन। ओखिन कर
बाप माय भाई बहिन जेहल भितरे ओखिन के उछल कूद हेते रहलन। ये सब चारों पांचों रहल बड़ बड़ घराक छुआ। अब ये कहता है कि जो बैंक लूटने वाले लड़के रहते हैं जिनकी उम्र 20, 22, 25 की होती है, वे जेल में रहते हैं 15 दिन, 1 महीना। उनके पिताजी आते हैं, उनकी माताजी आती है, भाई बहन आते हैं उनसे मिलने के लिए, और उन लोग जेल में ही खेल कूद करते हैं, कूदते हैं जैसे वो जेल में है ही नहीं, उछल कूद हेते रहलन। और ये सारे जो लड़के थे वो जेल में ही उछल कूद करते रहते थे। यही लिखता है यहाँ, जेल भितरे ओखिन के उछल कूद हेते रहलन। ये सब चारों पांचों रहल बड़ बड़ घराक छुआ। अब यही कहता है कि ये सारे जो बैंक लूट करके लोग गए हुए थे ये बड़े बड़े लोगों के घर के लड़के थे। कोई था दरोगा के बेटा, विधायक कर बेटा, अफसर कर बेटा, ओखिन कर बेटा रहल। अब ये कहता है कि जो सारे बैंक लूट करके जो जेल गए थे वे कोई साधारण व्यक्ति के बेटा नहीं थे। कोई दरोगा का बेटा था, कोई विधायक का बेटा था, कोई अफसर का बेटा था, ओखिन कर बेटा रहत। उ सब जखिन लूट रिश्वत और कमीशन ले के बड़का बनल रहल, और वही सबका बेटा था। इन लोग बैंक लूटने वाले जो व्यक्ति रिश्वत लेकर के लोगों को लूट करके कमीशन लेकर के बड़े बड़े व्यक्ति बने हुए थे। कौन कौन बड़े बड़े व्यक्ति बने हुए थे? विधायक, अफसर, दरोगा। और इन्हीं ये सारे जो लोग बड़े बड़े बने हुए थे वो लूट करके रिश्वत लेकर के कमीशन लेकर के लोगों से बड़े बड़े व्यक्ति बने थे। और यही बड़े बड़े व्यक्ति का बेटा ये 4-5 जो लोग बैंक लूटने वाले थे यही सब लोगों का बेटा थे। पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, बड़का बड़का हवेली वाला रहा था। और ये सारे जो लोग थे बड़ा बड़ा गाड़ी रखने वाले लोग थे, हवेली था इन लोग के पास, इज्जत भी था, छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलने आयल। और ये सारे जो गिरफ्तार हुए थे बैंक लूटने वाले लोग, ये लोग जो लड़के थे ये बनल बाप के बेटा थे। तो इन लोग संपत्ति से खेलने की आदत इन लोग को बचपन से ही थी। यही कहता है कि छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलने आयल। अब इन लोग का बाप ही बड़ा रहा तो संपत्ति की कमी नहीं हुई, तो इनके बेटा संपत्ति से ही हमेशा बचपन से ही खेलते आए हैं। इसलिए कहता है छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलने आयल रहल, से ले पैसा खावा शौकीन के बढ़ल रहन। इसलिए जितना लोगों के पास रहता है उस व्यक्ति को लगता है मेरे पास और रहता। यही यहाँ चीज़ें देखने को मिलता है। इनके बाप बड़े थे, संपत्ति अधिक थी, तो इनका बेटा भी गलत काम में लग गया। अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए बैंक लूट लेता था क्योंकि इन लोगों के पास पहुंच थी, डर नहीं था। यही यहाँ कहता है कि पैसा हवस वखिन के बढ़ल रहन। इन लोग का पैसा का जो हवस था वो बढ़ता हुआ था। रातों दिने करोड़पति बने के मनसा राखे हलत, बिन मेहनत के बड़ बनल रहथिन। ऐसने बिन कड़ा मेहनत कर ले विलासिता कर जिंदगी जिए ले। तनिके मेहनत तनी खून, होशियारी तनी खून, सावधानी और तनी खून, डरावले धमकाले वाला अस्त्र शस्त्र से बड़का छोटका बैंक जहाँ भागे के डहर जुगाड़ मिलते सुविधा बुझातलन। सड़क लूटे में चढ़ाए न भाई जंगल झाड़ बस्ती गांव, सुनसान जगह जहाँ बेसी घम गाड़ी मेहनत नहीं करे पड़े हलन। अब यही कहता है कि इन लोग के बेटा कभी बैंक को लूटते थे तो कभी सड़क पे लोगों को लूटते थे, कभी सरकारी खजानों पे हस्तक्षेप करते थे। इन लोग के अंदर संपत्ति का हवस अभी भी था। ऐसे ऐसे जगहों को लूटते थे जहां जाने का रास्ता था, थोड़ा भागने का रास्ता था। इन लोग मेहनत करने से डरते थे, इन लोग मेहनत नहीं करते थे, मेहनत करने से डरते थे और यही काम करते थे जहां थोड़ी मेहनत होती थी और पैसे बहुत होते थे। तो ये कहानी यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से कहानी को आगे देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ यही था कि तनिके मेहनत तनी खून होशियारी, थोड़ा सा मेहनत करते थे, थोड़ा होशियारी करते थे, तनी खून सावधानी और तनी खून
डरावे धमकावे वाला अस्त्र शस्त्र से बड़का छोटका बैंक। अब थोड़ा सा इन लोग के पास जो हथियार रहता था उन लोगों को धमकाते थे, डराते थे। जहां भागे का डहर और जहां भागने का रास्ता था, डहर मतलब होता है रास्ता, और जहां भागने का रास्ता था जुगाड़ था। जहां इन लोग को सुविधा मिलता था भागने के लिए वहां बैंक को लूटते थे, रास्ते में लोगों को लूटते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे और उसे पैसा लूट लेते थे। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कहानी के 3 पात्र हैं, जिसमें से हरखू जो है वो चोरी करता है, जलालुद्दीन जो है वो डकैती डालने का काम करता है, और जो मंत्री विधायक दरोगा के बेटा हैं उन लोगों को लूटने का काम करते हैं। हम आपको वहाँ ये भी बताए थे कि चोरी, डकैती और लूटने में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आगे की चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये कहानी अब थोड़ी सी बची हुई है, पहले हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये कहानी पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद आपके पास अगर कोई सेट हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हरखू कर मन हारी गेल रहे, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था देखी के। अब ये कहता है कि हरखू भी वही जेल में था और सारे जो कैदी थे, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, नेता का बेटा हो, दरोगा का बेटा हो, जेल तो वही था, लेकिन दोनों के बीच जो अंतर किया जा रहा था, हरखू भी कैदी था और नेता मंत्री का बेटा भी कैदी था, तो दोनों के साथ वहाँ समान रूप से कड़ाई की जाती, समान रूप से दंड दिया जाता, लेकिन कोई जेल में ही उछल कूद रहा था तो कोई को दबा करके रखा जा रहा था। तो ये असमानता देख करके हरखू परेशान हो जाता है। यहाँ की सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था को देख करके वो अपन जन्म के कोसे हले और वे अपने आप को कोसता है। साधारण गरीब मजदूर परिवारे ओकरा भगवान काहे जन्म देले, और वे कहता है अपने आप को कि मुझे एक साधारण गरीब परिवार में भगवान मुझे जन्म क्यों दिए। सोचे और बुझे शक्ति तो ओकरे भगवान देले रहे, ओकर में विरोध करे ना तो क्षमता रहे ना पहुँच। अब ये कहता है वो अपने आप को कोसने लगता है कि भगवान मुझे गरीब परिवार में जन्म क्यों दिए। उनके पास सोचने की भी शक्ति नहीं थी, ना ही उनके अंदर विरोध करने की शक्ति थी, ना ही उनके पास कोई पहुंच था। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पहुंच नहीं रहता है तो वे अपने अधिकार के प्रति खुद विरोध करता है, वे अपने अधिकार के प्रति लड़ता है ताकि मुझे अधिकार मिल पाए, लेकिन इसके पास भी लड़ने की क्षमता नहीं थी। यही यहाँ कहता है कि ओकर में विरोध करे ना तो क्षमता, क्षमता हिंदी में से कहते हैं हम लोग क्षमता, क्षमता रहे ना पहुंच, कोइयो ओकर साथ संग देवैया ना रहथिन, आ न्याय विरोध भावना जागे हले, मगर लाचार रहे, बेबस रहे हो। और वे ये सारी चीज़ों को आसानी से देख पाता था कि जेल में भी उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, उनके साथ ही क्या गरीब लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, वो सारी चीज़ों को देख पा रहा था। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, उनके पास कोई पहुंच नहीं थी, ना ही वो इन सारी चीज़ों का विरोध करने का उनके पास ना तो कोई क्षमता था, वो बेबस था। वही कहता है मगर लाचार रहे, बेबस रहे, वो क्या करता, ये सारी चीज़ों को देखता तो जरूर था, लेकिन उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं था कि वो कुछ कर सकता था। हरखू सोचते सोचते सूती गेल, और ये सारी चीज़ों को देखते देखते सोचते सोचते वो सो जाता है। हटांग पतांग बेसुध पड़ल रहे और वे जैसे तैसे सो जाता है। गरीब रहे, दुख सहल रहे से ले ओकरा हार्ट अटैक नहीं भेले। लुट्टी लाठी के घूस पैच बेईमानी से बाढ़ल बड़का ज्ञान वाला जोदी एतना सोचला तो कखने ओखिन के हार्ट अटैक हेल रहत लाइन। अब ये कहता है कि हरखू जो था वो सो जाता है, जैसे तैसे सो जाता है, और ये गरीब परिवार से संबंध रखता था। कहने का मतलब ये है कि ये दुख को सहा था, इसलिए इतनी अत्याचार को ये सह पाता था। अगर इसी के जगह पे कोई शान शौकत से जीने वाला व्यक्ति रहता, अमीर व्यक्ति रहता, तो इतना सोचते सोचते अमीर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन हरखू को नहीं आया, क्योंकि ये गरीबी
गरीब परिवार से इनका संबंध था और ये गरीबों को देखा था, झेला हुआ आदमी सारी चीज़ को झेला हुआ आदमी था, इसलिए इसको हार्ट अटैक नहीं आया। इसी के जगह पे अगर कोई अमीर व्यक्ति रहता और उसके साथ ऐसा दुष्व्यवहार किया जाता तो ये सारी चीज़ों को सोच करके अमीर व्यक्ति को हार्ट अटैक जरूर आ जाता। हरखू के जखन नींद टूटल, जिस समय हरखू का नींद खुला तखन ढेर बेरा उगी गेल। उस समय बहुत अधिक समय हो गया था, मान लीजिए 8 बज गया हो, सूर्य की रोशनी उसके पास आ गई हो। आँख मचते मचते जैसे आप उठते हैं तो आँख को ऐसे ऐसे करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हरखू लेट से उठता है और आँख को मचते मचते, मतलब जैसे आप उठते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मचते मचते। वो कसम खालक मने मने, वो अपने आप में कसम खाता है अब चोरी धंधा नहीं करब, नेखे हमरा ठीन पिस्तौल और राइफल। अब ये कहता है कि अब हम चोरी का धंधा नहीं करेंगे। जो हम सोचे थे कि कम समय में अधिक संपत्ति अर्जित की जा सकती है, कम मेहनत की जा सकती है और कम मेहनत के बदौलत हमें अधिक संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे काम को अब हम नहीं करेंगे। मेहनत मजदूरी करी के जियब सैटा बेस, और हम मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे। वही सैटा मतलब होता है वही बेस, मतलब वही ठीक है। ये कहानी अब यहाँ समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी, कोई भी कहानी पढ़ने के पीछे कोई ना कोई सीख जरूर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिलती है, तो आपने देखा कि हरखू एक साधारण परिवार से था, लेकिन ये गलत आदतों के कारण धीरे धीरे और गरीब हो गया था। गलत आदत क्या था? तो ये शराब का सेवन करने लगा था, मांस वगैरह अधिक रोज खाने लगा था, रोज खाता था, अगर मांस रहता नहीं था तो ये खाना नहीं खाता था, और शराब पीने की आदत हो गई थी जिसके कारण गरीबी और बढ़ गई। आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, खर्चे बहुत सारे हो रहे थे, तो ये धीरे धीरे और भी गरीब हो गया। गरीब होने के बाद ही तो ऐसा उपाय आया कि हम अचानक से अमीर कैसे बन जाएं। अगर व्यक्ति धीरे धीरे कमा रहा हो तो वो धीरे धीरे ठीक अपना जीवन को आपन कर लेता है, लेकिन अचानक से अगर व्यक्ति गरीब हो जाए तो उसके मन में सीधा एक ही ख्याल आता है कि हम कौन ऐसा काम करें जो हम अचानक से अमीर बन जाएं। तो यही ख्याल इनके दिमाग में भी आया और ये सोचा कि ठीक है, चोरी ही हम कर लेते हैं। चोरी जब करेंगे तो हमें कम समय भी लगेगा, कम मेहनत भी लगेगा और अधिक पैसा भी मिलेगा। कम समय में पैसा की समस्या जो मेरे पास है वो भी दूर हो जाएगी। यही सोचा, और यही सोचने के बाद क्या हुआ, ये और गड्ढे में गिर गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद इसके साथ दुष्व्यवहार किया गया। दुष्व्यवहार करने के बाद ये इसको अपने आप में सीख मिल जाता है कि अब हम चोरी डकैती नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम मेहनत से ही कमाएंगे और खाएंगे। तो यही सीख मिलता है कि गलत आदत अगर आपके अंदर आ गया तो ठीक बात नहीं है, अगर लालच आपके अंदर आ गया तो ठीक बात नहीं है। अर्थात कुल मिला के तन मन से आपको आलसी नहीं होना है। जैसे हरखू हुआ, अगर आप गलत संगत के चक्कर में पड़ जाते हैं या लोभ के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपके साथ और आपके ऊपर और दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच में नहीं पड़नी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लालच में नहीं पड़नी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और गलत संगत के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यही है सीख। तो यहाँ आपकी कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास कोई सेट हो तो आप मार लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपके पास कोई वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सुविधा नहीं हो, बहुत ऐसे लोगों का कमेंट आता है ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि छाहिर किताब के अंतर्गत 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियाँ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। फिर अगर हम लोग कुछ नाटक पढ़ते हैं तो वैसे ही करेंगे, कविता पढ़ते हैं तो वैसे ही करेंगे। तो आप चिंता ना करें, अगर आपके पास कोई सेट नहीं है, मार्केट में वैसा कोई अभी उपलब्ध तो है नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको देंगे। हम ये आपको श्योर करते हैं कि आपको खोटा से संबंधित
एक अच्छी पकड़ और एग्जाम में आप अच्छे कर पाएंगे। आप चीज़ों को पकड़ेंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे। आप श्योर इस बात को लेकर के रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।